हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का चैप्टर है अध्याय 5 जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। एनसीईआरटी क्लास 6 की ये बुक है साइंस की। हम लोगों ने जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 तक सारे चैप्टरों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लास्ट में हम लोगों ने उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस किया है। साथ ही अध्याय 4 तक की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ गई है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए है वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग का अच्छा रिवीजन उसका हो जाएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। लंबाई एवं गति का मापन क्या है इसको पढ़ते हैं। परिभाषा पहले आती है मापन की, जिसको मेजरमेंट कहते हैं। परिभाषा क्या है कि किसी राशि की तुलना किसी मानक मात्रक से करना। यानी अगर हम आपको बताएं कि आपको अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक की दूरी है उसको मापना है, तो आप किसी भी चीज़ से किसी मात्रक से उसको मापेंगे कि हमारे घर से हमारे विद्यालय तक की दूरी इतनी है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मापना। दूरी तय करना, इसका मतलब होता है कि आपने दूरी को मापा है कि हमारे स्कूल से हमारे घर तक की दूरी इतनी है। मात्रक क्या होता है, जिसके माध्यम से आप मापेंगे कि मापन के लिए चुना गया मानक। यानी आपको दूरी मापने के लिए कोई मानक चुनना पड़ेगा कि हमारा घर से हमारे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है या 100 मीटर के अंदर आप लोग का आपके घर से आपका स्कूल है। तो कोई मात्रक आपको चुनना पड़ेगा, जैसे कि 42 मीटर या किलोमीटर। मानक मात्रक क्या होता है कि ऐसा मात्रक जो सभी के लिए समान हो, जिसमें माप में अंतर ना हो। जैसे कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं, हमेशा दूरी जो है वो किलोमीटर या मीटर में ही मापी जाएगी। कहीं भी आपको ये सुनने में नहीं आएगा कि आपके स्कूल से आपके घर तक की जो दूरी है वो इतना किलोग्राम है या इतना ग्राम है। यानी जो दूरी का मात्रक है वो हमेशा मीटर ही होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। तो इसी को बोलते हैं मानक मात्रक, जो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, सभी के लिए समान होता है। एसआई मानक मात्रक क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। प्रतीक इसका होता है एम, यानी जो मीटर है उसको एम से डिनोट करते हैं। मीटर लंबाई का मानक मात्रक होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर किसे बोलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है ये। 15 सेंटीमीटर पैमाने का सबसे छोटा माप होता है ये। किलोमीटर कैसे नापते हैं, तो बड़ी दूरी का मात्रक है ये। यानी जो बड़ी दूरियां होती हैं वो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु क्या होता है कि वह नियत स्थान या वस्तु जिसके सापेक्ष दूरी या स्थिति बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पेड़ है और आप किसी को बताइए कि इस पेड़ से हमारा जो घर है उसकी दूरी 100 मीटर की है। तो ये जो पेड़ हो गया वो आपका क्या हो गया, संदर्भ बिंदु हो गया। यानी इस पेड़ से आपके घर की दूरी 100 मीटर है, तो ये जो पेड़ है वो आपका संदर्भ बिंदु होगा। ये एक नियत स्थान है या वस्तु है जिसके सापेक्ष हमने आपके घर की दूरी नापी है। तो घर की दूरी आपकी कितनी निकली, इस पेड़ से 100 मीटर की निकली। यानी 100 मीटर के अंतर पर आपका ये घर है इस पेड़ से। तो यही जो पेड़ है वो आपका संदर्भ बिंदु हो गया। अब देखिए गति क्या है, मोशन जिसको बोलते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो। अब मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ पर कोई साइकिल लेके खड़ा है और वो आपके घर की तरफ जा रहा है। तो अब साइकिल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तभी तो वो आपके घर की तरफ पहुंचेगा। यानी समय के साथ साथ संदर्भ बिंदु से इस साइकिल का जो दूरी है, जो गति है, वो बदल रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मोशन। यानी कि उस साइकिल में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। जब किसी वस्तु की संदर्भ स्थिति की संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो, यानी साइकिल जो है वो समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदल रही है। बदलने का तात्पर्य है कि वो पेड़ से धीरे धीरे आपके घर की ओर बढ़ रही है। तो इसी को बोलते हैं मोशन। यानी उस साइकिल में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, उस साइकिल में गति हो रही है। फिर देखिए स्थिर का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदले। कहने का मतलब है
अगर उस पेड़ के नीचे कोई भी इस तरीके से एक पत्थर पड़ा हुआ है तो ये पत्थर हमेशा यहीं पे ही रहेगा, यानी वो स्थित रहेगा जब तक इसमें कोई ठोकर नहीं लगती या जब तक कोई इसको पैर मार के या हाथ से उठा के किसी भी तरीके से आगे नहीं पहुंचा देता, तब तक ये पत्थर एक निश्चित जगह पर स्थिर रहेगा। तो यानी जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो या वो समय के साथ ना बदले, ये उसको बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, स्थिर है। सरल रेखीय गति, जब कोई भी वस्तु है वो एक सरल रेखा में अनुदिश गति करे, यानी एक सीधी रेखा में गति करे। जैसे ये सड़क है और इस पर कोई साइकिल चला के जा रहा है तो ये क्या हो गई, इसकी एक सरल रेखीय गति हो गई। वृत्तीय गति क्या हो गई, जब वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करे, यानी जब कोई ऐसे गोलाकार रास्ता है और कोई भी इसके चारों ओर इस तरीके से गति करे तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। दोलन गति क्या हो गई, तो दोलन गति होती है जब वस्तु किसी नियत स्थिति से इधर उधर गति करे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पहले घड़ी में एक पेंडुलम इस तरीके से लटका रहता था। जब भी 1 घंटा पूरा होता था, चाहे वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जैसे ही दोनों बड़ी वाली सुई 12 पे आती थी तो वो पेंडुलम इस तरीके से इधर उधर गति करता था और उस पर आवाज़ आती थी टिन टिन की। तो ये जो इस तरीके से गति हो रही है इसको बोलते हैं दोलन गति। इसमें एक निश्चित बिंदु होता है, उस निश्चित बिंदु से ही इस तरीके से कोई भी चीज़ दोलन की तरह गति करती है, इसको दोलन गति कहते हैं। फिर देखिए आवर्ती गति क्या होता है, जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराए। कहने का मतलब है कि जैसे पेंडुलम इस तरीके से लटका है, इस बिंदु से ये पेंडुलम यहाँ पर लटका हुआ है। अब ये पेंडुलम पहले यहाँ पर गया, फिर ये वापस इसी पथ पर वापस यहाँ पर आया और उसके बाद ये इधर बाएं तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये यहाँ गया, इसके बाद इससे यहाँ तक आने के लिए फिर से इस गति को दोहराया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया और वापस इसी पॉइंट से बीच वाले पॉइंट पे आया। तो ये इसकी यहाँ तक की गति क्या कहलाई, आवर्ती गति कहलाई। डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए, जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए वो उसकी आवर्ती गति होती है। बालिश क्या होता है, इसको हैंड स्पैन कहते हैं। तो बालिश का मतलब होता है एक हाथ। अब सभी के हाथ का जो माप होती है वो अलग होती है। जिसका हाथ छोटा है उसके हाथ की माप अलग होगी, जिसका हाथ बड़ा है उसके हाथ की माप अलग होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथ के पंजे की चौड़ाई ये एक अमानक मात्रक है। अमानक क्यों है, क्योंकि सभी के हाथों का शेप या आकार या साइज छोटा बड़ा होता है, तो ये मानक मात्रक नहीं है। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कोई मेज है, कोई बच्चा नाप के आया कि मैम 10 हाथ के बराबर इस मेज की चौड़ाई है। वहीं दूसरा बच्चा आता है, वो बोलता है कि नहीं मैम मेरे तो 12 हाथ के बराबर इस मेज की चौड़ाई पड़ी। यानी किसी का 10 निकल रहा है बालिश, किसी का 12 निकल रहा है, किसी का 8 ही निकल रहा है। तो कहने का मात्रक जिसका जैसा हाथ है उस हिसाब से इसका जो चौड़ाई है या जो इसकी लंबाई है वो कम या ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए एक अमानक मात्रक है। अलग अलग व्यक्तियों में ये भिन्न भिन्न होता है, जैसा जिसके हाथ का शेप होगा, साइज होगा, उसी तरीके से इसका मान निकलेगा। फिर देखिए ऐसा ही मात्रक और मात्रकों का रूपांतरण क्या है, तो किलोमीटर इसका प्रतीक होता है km। किलोमीटर को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उपयोग कब किया जाता है, 2 शहरों के बीच की दूरी या रेलवे पटरी के बीच की दूरी इसके माध्यम से मापी जाती है। मीटर क्या है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके माध्यम से कमरे की लंबाई, मैदान या कपड़ा नापा जाता है। सेंटीमीटर क्या है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। पेंसिल किताब या कोई भी पत्ता जो है वो इसके द्वारा मापा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए पेंसिल को आप किलोमीटर में तो नापेंगे नहीं। किलोमीटर एक जब ज़्यादा दूरी होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2 शहरों के बीच की दूरी। अगर आपको पेंसिल अपनी नापनी है तो आप किस में नापेंगे, इसको मिलीमीटर में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे। जिसकी पेंसिल पूरी फ्रेश है, बड़ी है, तुरंत दुकान से खरीद के लाया है, उसकी पेंसिल सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पेंसिल, किताब या पत्ता जो है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है कि इसकी पेंसिल इतने सेंटीमीटर है, इसकी किताब इतने सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में तो सिक्कों की मोटाई, कागज़ की मोटाई मिलीमीटर में नापते हैं। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। इंच की बात करें तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। पुराना मात्रक है ये, अभी भी कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। स्टार पॉइंट क्या है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। मात्रकों के प्रतीक हिंदी और अंग्रेजी में समान रहते हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर।
मात्रकों का बहुवचन नहीं होता, अंत में इसमें एस नहीं लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, लंबाई मापन के उपकरण क्या है। उपकरण की बात करें तो 15 सेंटीमीटर का पैमाना। प्रकार क्या है, सख्त होता है, ठोस होता है। उपयोग इसका क्या होता है, पेंसिल, पेन, रबर जैसी सीधी वस्तुओं को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। मीटर पैमाना, जिसको मीटर स्केल बोलते हैं, ये सख्त ठोस होता है। कमरे की ऊंचाई और मेज की लंबाई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। मापन फीता लचीला होता है, जैसे कि आप लोग फीता देखते हैं जिसका प्रयोग दर्जी करता है। कपड़ा मापते हैं इससे, ब्रश के तने की मोटाई भी इससे मापते हैं। धागा तो लचीला होता है, वक्र रेखा की लंबाई इसके माध्यम से नापी जाती है। फिर देखिए, स्थिति और संदर्भ बिंदु क्या है। संदर्भ बिंदु बताया था हमने कि किसी वस्तु की दूरी या स्थिति जिस नियत बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है वही संदर्भ बिंदु होता है। उदाहरण, किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर, यहाँ दिल्ली संदर्भ बिंदु है। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो देखते होंगे रोड के साइड में इस तरीके से पत्थर लगे होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि मान लीजिए दिल्ली है तो लिखा हुआ है दिल्ली कितना, मान लीजिए 10 किलोमीटर लिखा हुआ। तो कहने का मतलब इस पत्थर से और दिल्ली तक की दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। तो ये जो पत्थर है वही क्या हो जाएगा, संदर्भ बिंदु हो जाएगा। स्थिति का परिवर्तन, जब वस्तु गतिशील होती है तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती है। गति की परिभाषा क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो, यानी उस वस्तु में क्या हो रहा है, गति हो रहा है, मोशन हो रहा है। स्थिर की परिभाषा अभी हमने सब ऊपर बताया आपको, जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदले, कहने का तात्पर्य यह है कि वो वस्तु क्या है, स्थिर है, तभी उसकी जो स्थिति है वो समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है। बस में यात्री का उदाहरण क्या है, तो बस के संदर्भ मानने पर यात्री स्थिर है। अगर हम बस के संदर्भ में देखें तो बस के संदर्भ में यात्री क्या है, स्थिर है। फिर देखिए, भवन के संदर्भ मापने पर यात्री गतिशील है। अब मान लीजिए उसी बस में बैठा हुआ कोई आदमी है और कोई भी बस जो है वो एक भवन के सामने से, एक बिल्डिंग के सामने से निकलती है, तो वो भवन क्या है, उस यात्री भवन के संदर्भ में जो यात्री है वो गतिशील है, क्योंकि उसने वो बिल्डिंग है वो कैसे देखा है, चलते चलते देखा। मतलब 1 सेकंड में बिल्डिंग देखी और बस आगे बढ़ गई तो बिल्डिंग कहाँ हो गई, पीछे हो गई। तो भवन के संदर्भ मापने पर यात्री क्या है, गतिशील है। महत्व की बात करें तो संदर्भ बिंदु बदलने पर गति स्थिर है या कोई भी वस्तु में गति है, इसका निर्णय बदल सकता है। फिर देखिए, गति के प्रकार क्या है, अभी हमने बताया था। कोई चीज़ सरल रेखा में गति करे वो सरल रेखीय गति, कोई भी वृत्त में गति करे, जैसे कि हमारे जो ग्रह हैं वो कैसे गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। और दोलन गति का मतलब एक स्वतंत्र पूर्व लटकी हुई कोई भी चीज़ है वो अपनी स्थिति से इधर भी गति कर रही है और इधर भी गति कर रही है, यानी कुछ समय के बाद अपनी गति को दोहरा रही है, वो दोलन गति है। दोलन गति में ही आवर्ती गति आती है। फिर देखिए, गति का प्रकार। सरल रेखीय गति, परिभाषा क्या है इसकी, कि जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करे उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण क्या है, सड़क पर चलती हुई कार, गिरती रबड़, पर्दे में मार्च, ढकेला हुआ बॉक्स और पेड़ से गिरता हुआ संतरा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी आएंगे सरल रेखीय गति के अंतर्गत। फिर देखिए, वृत्तीय गति क्या है, जब वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करे, घूमने वाला हिंडोला, रस्सी पर बंधा हुआ पत्थर, ये सभी क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते। दोलन गति, जब वस्तु किसी नियत स्थिति से इधर उधर गति करे, जैसे कि झूला हो गया, लोलक जिसको हमने पेंडुलम बोला था, धातु की पट्टी का सिक्का। फिर देखिए, आवर्ती गति, एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति दोहराना, जैसे वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों ही आवर्ती गति होते हैं। वृत्तीय गति में भी क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे गोल पथ व चक्कर लगा रही, तो वो एक निश्चित समय के बाद में अगर इस पॉइंट से शुरू किया उसने चलना, तो निश्चित समय के बाद दोबारा से इसी पॉइंट पर वापस आएगी। तो ये अपनी गति को क्या कर रही है, कंटिन्यू दोहरा रही है। फिर देखिए, वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों आवर्ती गति हैं। एक ही वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति हो सकती है। जैसे हमारे जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन सी गति करते हैं, वृत्तीय गति भी करते हैं और घूर्णन गति भी करते हैं। कहने का मतलब वो इस तरीके से भी गति कर रहे हैं, वृत्तीय गति भी कर रहे हैं, कंटिन्यू इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ वो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन गति भी कर रही है, अपनी जगह पे भी घूर्णन कर रही है और घूर्णन गति के साथ साथ वो इस तरीके से वृत्ताकार चक्कर लगा रही है। तो एक कहने का तात्पर्य है कि एक ही वस्तु
एक से अधिक प्रकार की गति कर सकती है। फिर देखिए गति के उदाहरण जैसे कि पार्क, रोलर कोस्टर और दैनिक जीवन। वस्तु क्या है? झूला है। फिर झूले में कैसी गति है? तो दोलन गति है। कारण क्या है? नियत बिंदु के इधर उधर गति करता है। झूला इस तरीके से मान लीजिए झूला बंधा है, अब झूला कैसे आ रहा है? आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो कॉन्टिन्यू झूला इधर उधर गति कर रहा है। घूमने वाला हिंडोला कैसी गति करता है? वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है। फिसल पट्टी स्लाइड किसको बोलते हैं? तो सरल रेखीय गति करता है, सीधी रेखा में नीचे आता है। कबड्डी में दौड़ना तो सरल रेखीय गति है, सीधे रेखा में दौड़ना पड़ता है। रस्सी कूदना तो दोलन गति का उदाहरण है। रस्सी नियत बिंदु से इधर उधर जाती है। रोलर कोस्टर ट्रैक तो सरल रेखीय गति करता है, सीधी रेखा में। रोलर कोस्टर ट्रैक गोल फास्ट में गति करे तो ये वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय पथ पर। फिर देखिए लोलक पेंडुलम क्या है? तो दोलन गति करता है, एक नियत बिंदु से वो इधर उधर डोलता है। नेक्स्ट है घड़ी की सुई कैसी गति करती है? तो वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय पथ पर। अब घड़ी हमेशा देखते होंगे गोल है, ठीक है, गोल नहीं भी है तब भी चौकोर है अगर, तब भी उसमें इस तरीके से टाइम दिया हुआ है और उसमें इस तरीके सुई दी है, तो सुई धीरे 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 ऐसे बार बार रिपीट होगी, यानी गोलाकार वो राउंड लगाएगी, गोलीय या फिर वृत्तीय पथ पर वो राउंड लगाएगी। फिर धातु की पट्टी का एक सिरा दबाने पर दोलन गति होगी, नियत बिंदु से इधर उधर ऊपर नीचे जाएगा। एक नज़र में पूरा अध्याय देख लेते हैं अब कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। तो मात्रक के बारे में हमने पढ़ा। मात्रक बालिष्ठ, यानी बालिश कैसा है? तो अमानक मात्रक है। मीटर एक मानक मात्रक है जो कि एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक क्या है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उपकरण की बात करें तो सख्त पैमाना, सीधी वस्तु। लचीला फीता या धागा जो है वो वक्र रेखा को नाप करेगा। आँख की स्थिति तो मापते समय आँख वस्तु की नोक के ऊपर होनी चाहिए। टूटा पैमाना पूर्णांक से शुरू करें, दूसरे सिरे का पाठ्यांक पहले सिरे का पाठ्यांक, यानी अगर पैमाना से हम करते हैं तो सबसे पहले पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बीच की दूरी होती है उसको काउंट करके बताते हैं। संदर्भ बिंदु बताया काफ़ी अच्छे तरीके से कि दूरी जिसके सापेक्ष बताई जाती है, बदलने पर गति या स्थिर का निर्णय बदलता रहता है। फिर सरल रेखीय गति क्या है? तो सीधी रेखा में, जैसे कि कार, गिरती हुई वस्तु या परेड, ये एक सीधी रेखा में होते हैं। वृत्तीय गति जब कोई भी चीज़ एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है उसको वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? कि एक निश्चित पॉइंट से इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे कि झूला हो गया, पेंडुलम हो गया, धातु पट्टी हो गई। आवर्ती गति क्या है? तो गति को दोहराना। और गति किस में दोहरेगी? तो हमेशा ध्यान रखिए, या तो दोलन में दोहरेगी या फिर वृत्तीय पथ पर गति जो होती है वो दोहरती है। लिखने का तरीका क्या है? तो संख्या प्लस मात्रक, जैसे 5 सेंटीमीटर, मात्रक का बहुवचन नहीं होता, यानी मात्रकों में एस नहीं लगता है। जैसे मीटर्स, किलोमीटर्स, इस तरीके से मात्रक का बहुवचन नहीं होता है। अब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मापन के विभिन्न मात्रकों और पैमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन ये है कि बालिश और कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि वे व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में लंबाई का मात्रक किलोमीटर है। फिर देखिए 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। अब नीचे लिखा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए लिखा है केवल 1 और 2। फिर देखिए लिखा है केवल 1 और 3। फिर है केवल 2 और 3। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बीपीएससी के एग्जाम में इसी तरीके से ई तक ऑप्शन दिए होते हैं, यानी ए बी सी डी और ई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्याख्या में ये है कि कथन 2 गलत है क्योंकि लंबाई का एसआई मात्रक किलोमीटर नहीं क्या होता है? मीटर होता है। इसीलिए 2 गलत हो गया और आपका 1 और 3 सही है कि बालिश और कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। यानी ये मानक नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया था हर किसी के हाथ का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी के हाथ में 5 हाथ में कोई भी दूरी जो है वो माप के आया है, वही कोई जो है उसी हाथ को 10 बार में नाप के आया है। कोई छोटा बच्चा उसके हाथ छोटे होंगे और कोई बड़ा है तो उसके हाथ बड़े होंगे। तो इस तरीके से बालिश जो है वो एक मानक मात्रक नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है कि केवल 1 और 3 सही है। 2 गलत है क्योंकि
लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ना कि किलोमीटर। कथन 1 और 3 पूर्णतः सत्य है। फिर देखिए, इसमें भी कथन और कारण दिए हैं। कथन ये है कि मीटर पैमाने से किसी वस्तु की लंबाई मापते समय हमारी आंख की स्थिति उस बिंदु के ठीक ऊपर लंबवत होनी चाहिए जहां से माप लिया जा रहा है। कारण ये है कि तिरछी दृष्टि से पैमाने को देखने पर पाठ्यांक में त्रुटि आ सकती है, जिससे माप गलत हो सकती है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और जो आर है यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि अगर किसी भी चीज़ की हम तिरछी नज़र से तिरछी दृष्टि से पैमाने को देखेंगे तो रीडिंग में हमारी क्या हो सकती, गलती हो सकती है। तो हमेशा अपनी दृष्टि को कैसे लंबवत रखना चाहिए जिससे कि रीडिंग में गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति और संदर्भ बिंदु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक सटीक है? पहला ऑप्शन है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु यदि चल रही है तो वह स्थिति में गतिशील ही मानी जाएगी। तो वह हर स्थिति में गतिशील मानी जाएगी। फिर देखिए, एक चलती हुई बस में बैठा यात्री बाहर खड़े व्यक्ति के लिए गतिशील है लेकिन अपने सहयात्री के सापेक्ष वह स्थिर अवस्था में है। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, संदर्भ बिंदु का चुनाव गति के निर्धारण को प्रभावित करता है। ये गलत है। संदर्भ बिंदु का चुनाव गति के निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है। फिर देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, व्याख्या में क्या दिया है? उत्तर जो वी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है कि अगर आप एक चलती हुई बस में बैठेंगे तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आपके लिए क्या है, गतिशील है, लेकिन आप जिसके साथ में बैठे हुए हैं उसके लिए आप क्या है, स्थिर अवस्था में हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु यदि चल रही है तो वह हर स्थिति में गतिशील ही मानी जाएगी। ये कहीं से भी सही नहीं है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गति आवर्ती गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति जैसे कि घड़ी की पेंडुलम लोलक की गति। फिर देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति। किसी पेड़ से टूटकर गिरते हुए सेब की गति। तो पेड़ से अगर सेब गिरेगा तो वो सीधे गिरेगा। मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पर सेब लगा है तो सेब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, ना कि सेब यहाँ से आया तो इस तरीके से डिजाइन बनाता हुआ नीचे गिरेगा। तो सेब की जो गति होगी वो कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। इसीलिए ऑप्शन आप मान के चलिए इसका सी जो है वो गलत है। बाकी ऑप्शन इसके क्या है, एक और दो दोनों सही है, क्योंकि पेंडुलम की गति और चंद्रमा की गति हमने बताया था कि दोलन गति और वृत्तीय गति दोनों ही आवर्ती गति, दोनों में आवर्ती गति होती है, क्योंकि ये एक निश्चित समय के बाद में अपनी गति को दोहराती हैं। पेंडुलम एक निश्चित समय के बाद इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, तो ये अपनी गति को दोहरा रहा है। और कोई भी चीज़ का गोल पथ पे चक्कर लगा रही है तो वो भी अपनी गति को दोहरा रही है। दोनों में ही आवर्ती गति होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। उत्तर में भी देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है। बी में क्या है, केवल 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक प्रयोगशाला में किसी छात्र के पास जो मापन पैमाना स्केल है उसका शून्यांक 0 सेंटीमीटर वाला सिरा टूटा हुआ है, ठीक है। छात्र वस्तु को 2.0 सेंटीमीटर के चिन्ह से मापना शुरू करता है और वस्तु का दूसरा सिरा 14.5 सेंटीमीटर पर आता है। उस वस्तु की वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है उसका 0 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, तो इसमें देखिए उसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। ऑप्शन है 14.5, क्योंकि इसमें लिखा है कि वस्तु का आखिरी सिरा 14.5 है और उसने नापना कहाँ से शुरू किया, तो 2.0 से उसने मापना शुरू किया। अब इसको माइनस कर लीजिए, 5, 4 में 2 जाएगा 2 और 1 में यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना आएगा 12.5। देखिए ऑप्शन में कहीं पे 12.5 है, ऑप्शन सी में सही है, तो इसीलिए सी जो है वह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, वास्तविक लंबाई क्या होता है कि अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक को माइनस कर देते बीच में जो भी निकलता है उसको वास्तविक लंबाई कहते हैं। फिर देखिए, वक्र रेखा जिसको कर्व लाइन बोलते हैं या टेढ़ी मेढ़ी आकृति को सही लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि उपकरण का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो सीधी मीटर पैमाने स्केल का प्रयोग करना। क्वेश्चन ये है कि वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी आकृति को सही लंबाई के लिए, ठीक है, तो सीधी मीटर पैमाने से तो इसको नहीं नाप सकते। फिर देखिए, वक्र रेखा का धागा रख कर और फिर उस धागे को मीटर पैमाने पर नाप कर, बिल्कुल सही हमने बताया था। जब धागे का प्रयोग बताया था तो हमने बताया था धागे का प्रयोग कब करते हैं, जबकि हमको किसी वक्र रेखा की लंबाई को जानना हो,
फिर देखिए केवल हाथ की बालिश का उपयोग, हाथ की बालिश से आप किसी भी वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी चीज़ का माप जो है वो सही किस तरीके से कर सकते हैं। और मीटर पैमाने का प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और मीटर पैमाना बिल्कुल सीधा होगा, तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं नाप सकते कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है इसकी लंबाई या इस वस्तु की लंबाई कितनी है। फिर देखिए हाथ का प्रयोग भी नहीं कर सकते, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो वी है वो बिल्कुल सही है। धागे के माध्यम से हम इसकी लंबाई आसानी से कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही है। व्याख्या क्या है कि लचीलेपन के कारण वक्र रेखा को धागे से नापा जा सकता है जिसे बाद में सीधे पैमाने पर रखकर सटीक लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए मिलान दिया हुआ है, मिलान में क्या है, निम्नलिखित सूची गति के प्रकार और उदाहरण को सही आपको मिलान करना है। पहला क्या है, सरल रेखीय गति, फिर है वृत्तीय गति और दोलन गति। सूची में क्या है, मेज पर दबी धातु की पत्ती को खींचकर छोड़ना, फिर धागे में बंधे पत्थर को गोल घुमाना, फर्श पर ढकेला गया भारी बक्सा। तो फर्श पर ढकेला गया भारी बक्सा किससे मिल जाएगा आकर के, सरल रेखीय गति से। वृत्तीय गति की बात करें तो वृत्तीय गति किसके अंतर्गत आएगी, धागे में बंधे पत्थर को गोल गोल घुमाना। अब मान लो कोई धागा, इसमें कोई पत्थर है और आप इस तरीके से इसको घुमा रहे हो तो ये कैसी गति करेगा, गोलाई में गति करेगा, तो वृत्तीय गति हो गई। दोलन गति क्या होगा, तो मेज पर दबी हुई धातु को पत्ती को खींच दीजिए। मान लीजिए कोई धातु है, इसका ये वाला छोर जो है मेज से दबा हुआ, ये जो इधर का छोर है राइट साइड का, ये स्वतंत्र पूर्वक है। अब इसको आपने नीचे खींचा, तेज से खींच दिया तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे गति करेगी, तो इसकी गति क्या हो गई, दोलन गति हो गई। तो अब देखिए ए का 3, बी का 2 और सी का ए, देखिए कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन देखिए ए का 3, बी का 2, सी का ए, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी वृक्ष के तने की गोलाई को नापने के लिए किसका उपयोग तकनीकी रूप से सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 15 सेंटीमीटर का सीधा प्लास्टिक पैमाना, बिल्कुल नहीं, सीधे पैमाने से आप किसी भी चीज़ की गोलाई कैसे नाप सकते हैं। फिर देखिए धातु की मापक छड़, उससे भी नहीं नाप सकते। दर्जी द्वारा प्रयुक्त लचीला मापन फीता, बिल्कुल सही। जब फीते के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि इसका प्रयोग दर्जी करते हैं कपड़ों की लंबाई के लिए और किसी भी पेड़ की जो तने हैं उसकी गोलाई के लिए आप इस लचीले फीते का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए व्याख्या में लिखा है ऑप्शन सी, पेड़ का तना वक्राकार होता है इसलिए कठोर पैमाने या छड़ की बजाय लचीले फीते का प्रयोग करना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के मात्रकों को उनके परिमाप के अनुसार घटते क्रम का सही विन्यास कौन सा है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। फिर देखिए मीटर, इसमें कैसे बताना है, घटते हुए क्रम में बताना है। फिर देखिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही सही है। किलोमीटर के बाद मीटर आएगा, फिर ऐसे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, फिर मीटर आएगा, उसके बाद सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद mm आएगा जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि विराम अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है वस्तु पूर्णतः स्थिर है और उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है। फिर देखिए किसी निर्धारित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यही बिल्कुल सही है। परिभाषा में आपने पढ़ा था कि कोई भी संदर्भ बिंदु है, अगर उसके सापेक्ष कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी वो वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है। फिर देखिए वस्तु अपनी माध्यम स्थिति के इर्द गिर्द बहुत धीमी गति कर रहा है। जब गति शब्द आ गया तो गति और स्थिर दोनों अपोजिट है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बाकी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों भी गलत है। इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन की व्याख्या देख लीजिए, लिखा है गति और विराम का निर्धारण हमेशा किसी न किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति बदलने या न बदलने के आधार पर ही होता है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। इस वीडियो का PDF जिन लोगों को चाहिए है वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।